दोस्तों, मैंने हाल ही में राक्षसन मूवी को देखा। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2018 में। ये एक इंडियन साइकोलॉजिकल क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था राम कुमार ने। मूवी स्टार्ट होती है एक संयुक्ता नाम की 15 साल की लड़की की लाश के साथ। इस लड़की की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी क्योंकि उसकी आंखों को निकाल दिया गया था और मारने वाले ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था। दूसरी तरफ हम इस मूवी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम है अरुण। अब यहाँ पर अरुण की ये कहानी है कि अरुण का सिर्फ एक ही सपना था उसकी ज़िंदगी में कि वो डायरेक्टर बने। उसने एक स्क्रिप्ट लिखी थी फिल्म की और वो चाहता था कि कोई प्रोड्यूसर उसकी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो हर बार उसकी स्क्रिप्ट जिस किसी को भी दिखाता था वो उसे मना कर देता था। और उसके इस सपने के लिए अरुण बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि उसकी स्टोरी ये थी कि एक साइको किलर है जो कि हर वक्त मर्डर करता है और वो भी इतनी बुरी तरह से कि लोगों में उसकी दहशत फैल जाए। और इस पर अरुण ने बहुत सी रिसर्च करके रखी थी क्योंकि वो देख रहा था कि दुनिया भर में ऐसे साइको किलर्स हैं और रियल में भी है, और वो उनके रियल सैंपल इकट्ठा करता था। जैसे कि दुनिया भर की न्यूज़ को वो इकट्ठा कर अपनी रूम पे उनके पिक्चर्स लगाता था ताकि वो उसकी फिल्म में उसे ऐड कर दिखा सके कि ऐसा रियल में भी हो सकता है। और उसी वजह से वो इस टॉपिक पर, इस साइको किलर पर एक मूवी बनाना चाहता था जिस पर उसने स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन खैर, उसकी स्क्रिप्ट किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी और लोग उसे रिजेक्ट कर देते थे। अरुण अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि कोई भी उसकी स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उस वजह से वो अपने जीजा जी यानी कि उसकी बहन के पति के पास चला जाता है। उसके जीजा जी पुलिस में थे और वो उसे एडवाइस देते हैं कि क्यों ना तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ, और अरुण उनकी हेल्प से पुलिस में भर्ती हो जाता है। एक्चुअल में अरुण के फादर भी पुलिस में थे लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी। उस वजह से उस पर जिम्मेदारियाँ थी, उसकी बहन थी, उसकी मदर थी, और उसी वजह से उसने ये सैक्रिफाइस किया। उसने अपने सपने को साइड में रखकर पहले पुलिस की जॉब ज्वाइन कर ली। वो दोनों भी उनकी ड्यूटी पर चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम अम्मू को देखते हैं जो कि अरुण की बहन की एक लौती बेटी थी। अम्मू अरुण से यानी कि उसके मामा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पापा के सिग्नेचर सेम टू सेम उसकी नोटिस पर करके दे ताकि उसके पापा को उसके रियल मार्क्स पता ना चले। उस वजह से अरुण उसकी नोटिस पर सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन वो मैडम उसे अपने पापा के साथ वहाँ पर बुला लेती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो सिग्नेचर झूठी है क्योंकि उससे पहले की नोटिस पर की सिग्नेचर उससे इतनी मैच नहीं हो रही थी। अब जबकि अम्मू ने तो उसकी मामा की ही सिग्नेचर ली थी अपने पापा की बोलकर, उस वजह से अम्मू उसके मामा को ही अपना पापा बनाकर उस स्कूल में चली जाती है। टीचर के सामने एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है और आखिरकार वहाँ पर अम्मू के असली माता पिता आ जाते हैं। इनका झूठ पकड़ा जाता है। मूवी के अगले सीन में हम और एक बच्ची को देखते हैं जो कि संयुक्ता की तरह ही स्कूल गोइंग थे और उसका नाम था अमुदा। इसकी एज भी बिल्कुल 15 साल ही थी। अब इस बार अमुदा अगवा हो जाती है, लेकिन उसके साथ जो उसके घर का कुत्ता था उसके गले में एक गिफ्ट बॉक्स हमें नज़र आता है जो कि वो कुत्ता अपने घर पर जाते हुए उसके गले में ले जाता है। लेकिन अब अमुदा की मदर जब बाहर आकर उस कुत्ते के गले में वो गिफ्ट देखती है तो वो बड़ी चौंक जाती है क्योंकि उस बॉक्स में एक डॉल का सर था जो कि पूरी तरह से किसी ने काट कर रखा था और कोई भी इसे देखता तो कोई भी हिल जाता। और उसी वजह से उसने पुलिस कंप्लेंट करवाई क्योंकि उस कुत्ते के साथ उसकी बच्ची घर पर आने वाली थी और वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। पूरे शहर में बहुत अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि अमुदा अगवा हुए अब 2 दिन पूरे हो चुके थे और अब तक अमुदा का कुछ भी पता नहीं था। और तभी अमुदा की लाश मिल जाती है। अमुदा की मौत भी सेम टू सेम संयुक्ता की तरह ही हुई थी और ये बात किसी ने नोटिस नहीं की थी अरुण के सिवा। अरुण ने और एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया और वो बात थी उस डॉल के सर में, क्योंकि उस डॉल के सर पर जो भी स्क्रैचेस बने हुए थे वो सारे स्क्रैचेस संयुक्ता की मौत के वक्त संयुक्ता के चेहरे पर भी थे। सेम टू सेम उस डॉल पर जैसे सर पर एक स्क्रैच था और वैसा ही स्क्रैच इस अमुदा के सर पर भी था। उस वजह से अरुण के दिमाग में ये बात फिट हो चुकी कि इन दोनों को भी एक ही किलर ने मारा है जो कि टोटली साइको है और वो अपनी एसीपी से इन पूरी बातों को वो शेयर करता है। लेकिन उनकी एसीपी लक्ष्मी बहुत एरोगेंट किस्म की थी। लक्ष्मी अपने ओहदे से सोचती थी कि वो बड़ी है और वो नहीं चाहती थी कि कम लोग ज़्यादा सोचे। उस वजह से लक्ष्मी उसे बताती है कि जिस तरह से अमुदा के पास वो बॉक्स मिला था जिसमें उस डॉल के सिर का वो हाल था वो संयुक्ता की बॉडी के साथ नहीं मिला। उस वजह से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इन दोनों मर्डर का एक ही किलर के साथ कुछ संबंध है। उस वजह से इस बात को लक्ष्मी टाल देती है।
इस बात को वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। लेकिन अरुण की कोशिश यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। अरुण अब संयुक्ता के पास ऐसी कोई गिफ्ट मिला था या फिर नहीं, ये रिसर्च करने के लिए संयुक्ता के हॉस्टल चला जाता है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड के पास उसे एक बॉक्स मिल जाता है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि हाँ, उसके लिए एक गिफ्ट आया था, लेकिन उसकी मौत के बाद मैं भूल गई कि किसी को बताऊँ। लेकिन इस बार जब अरुण उस बॉक्स में देखता है तो जी हाँ, सेम उसी तरह का सिर वहाँ पर मौजूद था जो कि अमुदा के लाश के साथ मिला था। और ये गिफ्ट एक सिग्नेचर था उस साइको किलर का कि वो एक ही है और इस बार वो किसी को नहीं बताता कि उसे वो बॉक्स मिला है। और जब ये डॉक्टर नंदन बताते हैं कि अमुदा की मौत कितनी दर्दनाक थी, डॉक्टर नंदन बताते हैं कि मैंने पोस्टमार्टम करते वक्त बड़े मुश्किल से आंसू रोके, जैसे उस किलर को दर्द पता ही ना हो, उस तरह से उसने उस अमुदा को मार दिया। उसने उसकी पूरी बॉडी को जिंदा होते हुए काट दिया और उसकी आंखों को जिंदा होते हुए ही निकाल लिया गया। डॉक्टर नंदन साथ ही में एक वर्ड यूज करते हैं कि ये एक साइको का काम है, ये एक साइको ही कर सकता है। एसीपी लक्ष्मी इस बार अरुण की तरफ देखती है क्योंकि अरुण ने इससे पहले ही बताया था कि ये एक साइको किलर ही हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी इस बात को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहती थी। लेकिन तभी उनका डीजीपी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि अब केस बहुत ही बड़ा बन चुका था और इस बार अरुण को लगता है कि एसीपी ने ये बात नहीं मानी, लेकिन डीजीपी के सामने अगर बता दूँ तो शायद ही कुछ हो सकता है। तो ये सब कुछ वो डीजीपी को बताता है। वो उस स्क्रैच के बारे में भी बताता है जो कि उस डॉल पर थे, जो कि संयुक्ता की बॉडी पर और अमुदा की बॉडी पर सेम टू सेम मैच होते हैं। और उसी वजह से वो बताता है कि शायद ये किलर एक ही हो जो साइको है। लेकिन इस बार एसीपी लक्ष्मी एक ही बात को दोहराती जाती है कि वो डॉल इसके साथ नहीं मिली थी। वो जो डॉल उसने उस हॉस्टल से लाई थी अरुण ने, वो अरुण इस बार वो उस डॉल को दिखा करके साबित कर देता है कि वो किलर एक ही है। लेकिन डीजीपी बताता है कि हम उसे पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो किसी के पास कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अरुण बताता है कि हम एक काम कर सकते हैं, इन साइकोस को लोगों की मन की दहशत बढ़ा करती है, जिससे कि उन्हें और भी बढ़ावा मिलता है। उस वजह से हम एक बात कर सकते हैं, हम इस अमुदा की लाश को किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इवन उनके पेरेंट्स के सामने भी नहीं। जिस वजह से क्या होगा, उस साइको को बुरा फील होगा कि लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंचे ही नहीं, जिस वजह से वो कोई ना कोई तो ऐसी मिस्टेक करेगा जो हमारी पकड़ में आ जाएगी। डीजीपी पहले तो इस बात को बिल्कुल भी मना कर देते हैं, लेकिन बाद में डीजीपी अपने सीनियर से पूछकर इसको मान लेते हैं और उसी के मुताबिक उन्होंने इस अमुदा की लाश दूसरे लेबोरेटरी हाउस में रखवाई थी, जिसके इंचार्ज थे डॉक्टर नंदन। और ये फिजिकल लेबोरेटरी बहुत दूर थी, शहर से दूर होने की वजह से वहाँ पर किसी को पता चले ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। अरुण का प्लान धीरे धीरे सक्सेस हो रहा था। मूवी के अगले सीन में हम इनबराज नाम के एक टीचर को देखते हैं जो कि अम्मू का टीचर था और ये टीचर लड़की को बड़ा परेशान करता था, अकेले में उनके साथ बदतमीजी करता था और लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। दूसरी तरफ हमें एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि उसकी मैजिक से सबको एंटरटेन कर रही थी और ये प्रोग्राम इसी स्कूल में चल रहा था जब ये इनबराज एक लड़की को परेशान कर रहा था। मूवी के अगले सीन में हम फिर से एक बार अम्मू की उसी टीचर को देखते हैं जो हमने पिछली बार देखी थी। ये टीचर उसकी एक स्टूडेंट मीरा के साथ बात करती हुई नजर आती है। मीरा उसकी टीचर को बाय कहने के बाद जब घर जा रही थी तभी मीरा अगवा हो जाती है। उसे भी अमुदा की तरह ही किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन जाते वक्त जिस ऑटो में वो बैठी थी उसे उसी टीचर ने विजी ने देखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अगवा होने वाली है। उसने उस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और मीरा चली गई, लेकिन असल में मीरा को किसी ने किडनैप कर लिया था और तभी मीरा की भी लाश मिल जाती है। अरुण को मीरा की टीचर विजी से पता चलता है कि मीरा गुमशुदा होने से पहले एक टैक्सी में बैठकर गई थी जिसके पीछे रेड स्टार है और ये बात डेडिकेट कर रही थी कि शायद ही उस टैक्सी वाले ने ही उसे अगवा कर मार दिया हो। कोइंसिडियसली अरुण को तभी वो टैक्सी दिख जाती है और अरुण जब उस टैक्सी वाले को फाइनली पकड़कर उसे पीटने लगता है और पूछने लगता है कि क्या तुमने उसका कत्ल किया था, लेकिन वो इतना ही बताता है कि वो एक इनबराज नाम के टीचर के लिए काम करता है जो कि लड़कियों को उसके घर तक पहुंचाता था, लेकिन उसका इसमें कुछ भी हाथ नहीं। अरुण उसे लेकर उस इनबराज के घर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे इनबराज नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर उस गुड़िया का सिर और मीरा की एक स्कूल बैग नज़र आती है, जिस वजह से अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें फाइनली साइको किलर मिल गया जो कि इनबराज है। लेकिन तभी अम्मू के पापा उसकी पिक्चर देखने के बाद
बताते हैं कि ये तो मेरी अम्मू की टीचर है। उस वजह से अब उस स्कूल तक वो पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुंच जाने के बाद वहाँ का एक आदमी उसे बताता है कि वो अभी उसके ट्यूशन क्लास के लिए निकल चुका है, क्योंकि स्कूल अभी अभी ख़त्म हो चुका था। लेकिन इनवराज इस वक्त अम्मू की क्लास ले रहा था, अम्मू को परेशान कर रहा था, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और ये बात उसकी फ्रेंड उसे बता देती है। अरुण उसे इतना ज़्यादा पीटता है कि अब उनकी मुलाकात हमें हॉस्पिटल में नज़र आती है। इनवराज को वो सभी ट्रीट करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लड़कियों की जान क्यों लेते हो। लेकिन इस पर वो इतना तो मान लेता है कि वो लड़कियों को परेशान करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो लड़कियों का कत्ल करता है। लेकिन उसके घर पर मीरा की बैग मिल चुकी थी और साथ ही में उस गुड़िया का सर, जो कि हर वक्त हर एक शिकार लड़की के साथ गिफ्ट में मिला था। लेकिन इनवराज मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि वो एक कातिल है और वो एक साइको है। अब उसे डर था कि ये लोग उसका इनकाउंटर कर देंगे। उस वजह से इनवराज वहाँ से भागने की कोशिश में खुद ही मर जाता है, क्योंकि एक लिफ्ट में भागते समय अरुण ही उसे मार देता है। अब सेल्फ डिफेंस के लिए उसने ये काम किया था, लेकिन उस लक्ष्मी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसने उसका इनकाउंटर कर दिया। खुद को बचाने के बजाय अरुण के पास और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन ये एसीपी लक्ष्मी बड़ी एरोगेंट थी। वो नहीं चाहती थी कि इस केस में कोई भी दखल अंदाजी करे और कोई भी उससे बड़ा बनने की कोशिश करे, जो कि अरुण कर रहा था। और इसी वजह से एसीपी लक्ष्मी उसे उसकी जॉब से निकाल देती है। अरुण बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। मीरा की बॉडी मिल चुकी थी। लोगों के मन में साइको किलर का बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा था और उसी वजह से उस साइको को उससे बहुत हिम्मत मिलती थी। अरुण बिल्कुल नहीं चाहता था कि और भी किसी की जान जाए और उसी वजह से वो जल्द से जल्द उस साइको किलर को मारना चाहता था। और उसकी बेसिकली जो फिल्म थी वो इसी साइको पर डिपेंड थी और उसी वजह से उसे पता था कि इस साइको की सोच कितनी गहरी हो सकती है और उसे किस तरह से हराया जा सकता है। असल में अरुण की सोच ये थी कि ये जो साइको लोग होते हैं, इन्हें लोगों के मन में उनके बारे में कितना डर है, इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। उस वजह से हमें उन्हें ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उनके बारे में हमारे मन में कुछ भी खौफ नहीं रखना चाहिए, जिस वजह से कि उन्हें सपोर्ट मिले। लेकिन अब तो अरुण के पास कोई जॉब भी नहीं थी जिस वजह से कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन अभी भी अरुण इस केस के अंदर पूरी तरह से शामिल था। वो चाहता था कि वो साइको किलर मारा जाए। अब अगले सीन में हम अम्मू का घर देखते हैं, जहाँ पर हम सभी को उसका बर्थडे मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी बाहर से कोई उसे गिफ्ट देने के लिए आता है और उसी के साथ अम्मू गायब हो जाती है। जिस तरह से संयुक्ता किडनैप हुई थी, जिस तरह से अमुदा की मौत हुई थी, जिस तरह से मीरा गायब हुई थी, उस वजह से अम्मू के पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और तभी अरुण जब बाहर जाकर देखता है तो उसे बाहर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसी गुड़िया का सर कटा हुआ नजर आता है, जो कि हर एक लड़की के साथ मिला था। वो उस साइको किलर की साइन थी। उस वजह से अब अरुण अपनी भतीजी को सोचकर ही बड़ा दर्द में था कि अब वो कितनी तकलीफ में होगी। और उसी वजह से अरुण उसकी जॉब चले जाने के बावजूद भी बहुत सीरियस हो चुका था। अब अरुण के लिए ये साइको पर्सनली विलन बन जाता है। अरुण और सभी पुलिस वाले अम्मू की बहुत पूछताछ करते हैं, अम्मू के बारे में बहुत रिसर्च करते हैं। उन्हें डर था कि अम्मू की कहीं 2 दिन के बाद उन्हें लाश न मिल जाए। और वही होता है। ठीक 2 दिन के बाद अम्मू की लाश उन्हें अपने ही घर के गाड़ी के डिक्की में मिल जाती है। उसे देखकर अरुण काफ़ी डर जाता है। अरुण नहीं चाहता था कि अम्मू के पापा उसे उस हालत में देखें, क्योंकि उसने उन सभी लड़कियों की तरह ही अम्मू की हालत की थी। अरुण उसे देखकर बहुत रोता है, क्योंकि उसने अपनी भतीजी को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा था। अरुण के लिए अम्मू की मौत एक बहुत बड़ा सदमा थी। अरुण अम्मू को उसी हालत में डॉक्टर नंदन के फिजिकल लेबोरेटरी में ले जाते हैं। अरुण अपने ही फैमिली मेम्बर को यहाँ पर लाता हुआ देखकर डॉक्टर नंदन भी काफ़ी हिल जाते हैं। उन सभी लड़कियों की तरह उसे भी मार दिया। अरुण आज अम्मू की याद में बड़ा परेशान था। वो सोच ही रहा था कि उस साइको को वो किस तरह से मारे, किस तरह से उसे ढूंढ पाए जिस तरह की वो उसे ख़त्म कर सकेगा। बीजी के पास उसकी बहन की एक बेटी रहती थी जिसका नाम था कायल, और वो सुन नहीं सकती थी, वो डीफ थी। और उसी वजह से उसके पास एक हियरिंग हेड्स थे, जिस वजह से कि वो रिकॉर्ड हुई बातें को दोहरा दोहरा कर सीख लेती थी। और तभी उसे याद आता है कि मीरा भी बहरी थी, मीरा के पास भी हियरिंग हेड्स थे। और उसी वजह से इस बार वो अरुण को बताती है कि मीरा के कान में जो हियरिंग हेड्स थे, उस वजह से हम
उस साइको किलर की आवाज़ को पहचान सकते हैं। अरुण को तभी सारी बातें क्लिक हो जाती है और तभी वो उस फिजिकल लेबॉर्ट्री में जाकर देखता है तो उसे वो हियरिंग हेड्स मिल जाते हैं। वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनता है, लेकिन उसमें उसे मीरा की सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी और किसी का भी आवाज़ नहीं। लेकिन उसे इस बार इस पूरी रिकॉर्डिंग में एक पियानो की धुन सुनाई देती है, जिस वजह से कि वो उस पर से कुछ ना कुछ पता लगवा सकता था और उसी वजह से उसने उस धुन को रिकॉर्ड कर लिया और हर तरफ वो जाकर पूछने लगा कि ये सॉन्ग किसका है, जिससे कि वो पता लगवा सके कि ये सॉन्ग उस साइको किलर से किस तरह से रिलेटेड है, जिस तरह से वो उस तक पहुंच सकता था। सबके पास पहुंचने तक बहुत देर हो जाती। उसी वजह से अरुण ने ठान लिया कि वो बिग एफएम पर जाकर वहाँ पर लोगों के साथ बात कर कर पूछ सकता है और एक प्रोग्राम में उसने अपनी ये बात अरेंज कर दी। वो आरजे अपनी हर एड में लोगों को पूछता था कि क्या आपने ये धुन सुनी है, लेकिन दिन भर के शो में उसे कोई भी इस धुन के बारे में नहीं बता रहा था। अब शो ख़त्म होने वाला था और अरुण भी बड़ा निराश होकर वहाँ से निकल जाने वाला था। लेकिन तभी इस बार आखिरी टाइम पर एक लड़की उन्हें बताती है कि हाँ, हमने ये रिकॉर्डिंग सुनी और वो हमारे कॉलेज में, जहाँ पर एक म्यूज़िक प्रोग्राम हुआ था जिसमें ये धुन बज रही थी। उस लड़की को उसके कॉलेज का नाम पूछकर उस कॉलेज के प्रोफेसर से अरुण जाकर मिलता है और इस बार वो प्रोफेसर उसे उस टाइम की पूरी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जिसमें वो प्रोग्राम चल रहा था। और इस बार हम देखते हैं कि मेरी फर्नांडिस नाम की एक औरत है जो कि उस म्यूज़िक प्रोग्राम को चला रही थी और उसके बैकग्राउंड में ये म्यूज़िक बज रहा था। उस वजह से अरुण को लगता है कि ये सारी बातें ये मेरी कर रही है। अब अरुण को किसी तरह से उस मैरी तक पहुंचना था। उस वजह से उसे याद आता है कि बीजी के स्कूल में भी ये प्रोग्राम कुछ दिन पहले हुआ था और इस बार वो बीजी से पूछता है तो बीजी उसे उस प्रोग्राम की सीडी रिकॉर्डिंग्स ला कर देती है। अब इस पर से उसे एक क्लू मिल जाता है कि वो उसके प्रोग्राम में जिस भी लड़की को आगे बुलाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता था, लोगों के सामने एक मैजिक को रखता था, उन्हीं लड़की को 2 दिन या फिर 2-3 दिनों के बाद ही वो किडनैप कर कर मार डालता था। उस वजह से अब उन्हें ये साइन भी मिल चुका था कि वो किस तरह से लड़कियों को मारता है। अब अरुण सोचता है कि वो अगले दिन में जो भी प्रोग्राम करेगी और उसमें जिस भी लड़की को आगे बुलाकर उस पर मैजिक ट्राई करेगी उसी की मौत होगी। उस वजह से वो कुछ भी एक्शन ना लेकर खुद को तब तक रोकता है जब तक वो कहीं पर जाकर मैजिक शो ना करे और किसी लड़की को आगे बुलाकर अपना टारगेट फिक्स ना करे, और तभी तो अरुण उस टारगेट को पीछा कर कर उसे भी पकड़ सकता था। और फाइनली आज उसका शो था। अब अरुण को उस लड़की के बारे में पता था कि वो किस कॉलेज में है। उसी वजह से उस कॉलेज के प्रोफेसर को वो कॉल कर कर बताता है कि स्कूल छोड़ने से पहले कुछ टाइम तक लास्ट बेल ना बजाए, जिस वजह से उसे आकर कुछ इंस्ट्रक्शन देनी थी, जिस वजह से वो उस लड़की को प्रोटेक्ट कर सके जिसे वो आज टारगेट करने वाली थी। अरुण चाहता था कि स्कूल छूटने से पहले वो उस लड़की को अपना फ़ोन नंबर दे, जिस वजह से कि वो प्रॉब्लम में हो तो वो उसका फ़ोन ट्रैक कर कर उस तक पहुंच सकती थी। अरुण को एग्जैक्ट वो लड़की पता थी, लेकिन वो उस लड़की को डायरेक्टली नहीं बता सकता था कि आज तुम्हारा किडनैप होने वाला है, और उसी वजह से सिर्फ और सिर्फ उन सभी लड़कियों के सामने वो बताते हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और आप जब भी प्रॉब्लम में हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उस वजह से ब्लैक बोर्ड पर अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर वो लिख देता है और एक बार क्लिक कर लेता है कि क्या उसी लड़की ने उसका फ़ोन नंबर फिट अप करवाया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था उसकी फ़ोन को ट्रैक करने के ज़रिए के लिए। और प्लान के मुताबिक उस लड़की को वो मैरी अगवा कर लेती है। अब अगले सीन में हम उसी लड़की को एक बंद रूम में देखते हैं जहाँ पर मैरी वही पियानो की धुन बजा रही थी जो कि हर एक मैजिक शो में अपने बैकग्राउंड में वो बजाती थी। और यहाँ से ये सस्पेंस और भी उलझने लगता है। वो लड़की उस धुन को सुनकर और उस मैरी को शांत देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसे अंदाज़ा लग रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो मैरी से ज़्यादा सवालात नहीं करती और सिर्फ इतना ही बोलती है कि यहाँ का बाथरूम कहाँ है, ताकि वो उस पुलिस वाले को कॉल कर सके जिसने उन्हें अभी अभी जाते वक्त उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। लड़की समझदार थी, उसने बाथरूम में जाकर सबसे पहले यही ट्राई किया कि वो कॉल करे, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। लेकिन जब नेटवर्क वहाँ पर ऑन हो गया तभी उसने उन्हें कॉल करने की कोशिश की।
और उस वजह से अरुण उसे ट्रैक कर सकता था। अरुण उसके कॉल किए हुए रास्ते के आसपास ही अब पहुंच चुका था, लेकिन अब मैरी को पता चल चुका था कि वो कॉल कर रही है। उस वजह से मैरी उस डोर को बहुत ही बेरहमी से तोड़ने लगती है ताकि वो उसे भी पकड़कर मार डाले। लेकिन अरुण के साथ जब वो कांटेक्ट करती है तब अरुण उसे बताता है कि क्या उस बाथरूम में कोई खिड़की है, तो उस खिड़की से तुम छलांग लगाओ और खुद को सेफ कर लो। उस खिड़की से छलांग लगाते वक्त बड़ी ही मुश्किल से मैरी से अपनी जान बचाकर वो वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो उस खिड़की से उसी के घर में एक दूसरे रूम में जाकर बंद हो जाती है। अब जबकि उसे उस घर का कुछ पता नहीं था और ये घर भी बहुत अजीब था। वो घूम फिर कर एक ही रूम में आ रही थी जहाँ पर उस मैरी ने उसे लाया था, उसी पियानो के सामने जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम बैठी थी। अब अरुण भी उसका फ़ोन ट्रैक करते हुए उसके घर के आसपास ही पहुंच चुका था और फाइनली अरुण अब उसी कमरे में आ चुका था जहां पर वो पियानो था, लेकिन अभी भी उसे वहां पर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी ट्रैक किया हुआ निशान वहीं पर मौजूद था। इसका मतलब उसके रूम के नीचे भी एक रूम थी जहाँ पर मैरी उस लड़की को चुप कराकर खड़ी थी, लेकिन इस बार मैरी उस लड़की को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। अरुण ने उस लड़की की तो जान बचा ली, लेकिन वो बड़ा परेशान था कि उस साइको के इतने नज़दीक जाकर वो उसके हाथ से भाग गया, उसके हाथ से वो छूट गया। अरुण को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द उस मैरी को पकड़ ले और उसे मार डाले। इसी बारे में सोचता हुआ अरुण अपने घर में लगाए हुए उन सारे पिक्चर्स को देखने लगता है जो कि उसने अपनी फिल्म साइको के लिए रिसर्च कर लगवाए थे, जिससे कि वो एक बेहतरीन फिल्म बना सके जिसमें साइको किलर किस तरह से अपना रास्ता बनाकर लोगों को मार डालते हैं। लेकिन उन्हीं पिक्चर में अब उसे उसी मैरी की पिक्चर नज़र आती है, जिसे वो इस बार बड़ा गौर से देखने लगता है। ये न्यूज़ बहुत पहले की थी। अब इस पिक्चर में हम मैरी उसके पति के साथ और उसके बेटे के साथ नज़र आती है। बहुत साल पहली पिक्चर थी, बहुत साल पहले की ये न्यूज़ थी कि ये औरत ऐसे ही लोगों की जान लेती थी। लेकिन अब उस न्यूज़ में ये दिखाया गया था कि उसकी मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में और उसके घर वाले उसी के साथ मर गए। लेकिन अब अरुण को पता चल चुका था कि ये बात फेक है, क्योंकि अभी भी मैरी जिंदा है जो कि लड़कियों को पकड़कर मार डाल रही है। वो अपना काम जारी रख रही है, क्योंकि अरुण खुद पुलिस वाला था और उसे पता था कि जिस भी पुलिस स्टेशन में उसकी फाइल दर्ज होगी वहाँ पर उसकी कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। और उसी वजह से उस एरिया के पुलिस स्टेशन में अब अरुण पहुँच जाता है। वहाँ के पुलिस हेड थे राज मनिंगम। वो उस औरत के बारे में बताता है कि असल में उसका नाम कुछ और था और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर अपने पापा को बहुत ही बचपन में ही खो चुका था। इसका मतलब अब मैरी ही घर चला रही थी और मैरी अपना पेट पालने के लिए मैजिशियन बन चुकी थी और वो अपने बेटे को भी धीरे धीरे मैजिक सिखाती जा रही थी। क्रिस्टोफर को एक बीमारी थी जिस बीमारी का नाम था प्रोजेरिया, और ये बीमारी बाकी बीमारियों से बहुत अलग थी। प्रोजेरिया की वजह से क्रिस्टोफर बहुत ही गंदा दिखता था, उस वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन सोफ़ी नाम की एक लड़की थी जो उसके क्लास में उसके बहुत करीब थी। वो उसे अपनाती है, वो जैसा भी है उसके साथ अच्छा बिहेवियर करती है। सोफ़ी की एक ये ह्यूमैनिटी थी, लेकिन धीरे धीरे क्रिस्टोफर को सोफ़ी पसंद आने लगती थी। क्रिस्टोफर के मन में सोफ़ी के लिए प्यार था, लेकिन सोफ़ी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस वजह से क्रिस्टोफर एक दिन सोफ़ी को जाकर प्रपोज़ कर देता है, लेकिन सोफ़ी उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, क्योंकि सोफ़ी को पता था ये जो उसे बीमारी है उस वजह से वो एक मर्द नहीं है, और उसी वजह से सोफ़ी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती थी। और उसी वजह से क्रिस्टोफर को ये बातें सुनने के बाद बहुत झटका लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं होगी, अब उसकी ज़िंदगी में सोफ़ी भी नहीं होगी और कोई भी लड़की नहीं जो कि उसे एक्सेप्ट कर सके। उसकी मदर ही थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी मदर उसे बहुत समझाती है कि ये दुनिया ऐसी ही है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, और एक बार अच्छे से उसे तैयार कर कर वो स्कूल में भेज देती है। लेकिन स्कूल में जाते वक्त सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। उसके सर पर कम बाल होने की वजह से उसे सभी लोग बुढ़े कहते थे और वो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता था। लड़के जब चिढ़ाते थे तब क्रिस्टोफर अपने क्लास में जाकर चुप सा बैठ जाता है, लेकिन उस स्कूल में भी उस ब्लैक बोर्ड पर सभी लड़के उसकी स्केचेस बनवाकर उसके बारे में कुछ भी लिख दिया करते थे।
वो उस स्केच को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उसके कपड़े उतार देते हैं, जिस वजह से उसी हालत में वो अपने घर की ओर भागता है। लेकिन तभी उस स्कूल में हमें एक तरफ उसकी मदर मैरी भी नजर आती है, जिससे वो टकरा जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर को पता नहीं था कि उसकी मदर आज स्कूल आई थी। लेकिन मैरी को ये सब बर्ताव देखने के बाद पता चल जाता है कि क्रिस्टोफर कितना दुखी है और ये लोग उसे खुश नहीं रहने देते। उस वजह से क्रिस्टोफर घर पर जाकर बहुत रोता है। उसे सोफी ने इससे पहले एक गिफ्ट दिया था जिसमें एक डॉल थी। वो इस बार गुस्से से उसी डॉल को इस तरह से तोड़ देता है कि उसे सोफी का कितना गुस्सा आया। सोफी ने इग्नोर करने के बाद सभी लोग उसे इग्नोर करने लगे थे। सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर चुके थे, क्योंकि एक सोफी ही थी जो कि उसके साथ लगाव रखती थी। लेकिन अब जबकि सोफी ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट किया तो सभी उसे इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि सोफी ने उसे इग्नोर किया था, उस वजह से वो टारगेट लड़की को कर रहा है। स्कूल गोइंग लड़की को ही क्रिस्टोफर मारता था, क्योंकि उसकी स्कूल गोइंग एज में ही सोफी ने उसे मना कर दिया था और उसका सबसे पहला टारगेट सोफी ही होती है। उसने अपने प्यार को ही मार डाला और उसमें उसकी मदर मैरी करती है, क्योंकि अब मैरी को भी पता चल चुका था कि अब ये लोग क्रिस्टोफर को ऐसे ही जिंदा नहीं रहने देंगे। क्रिस्टोफर के दिमाग पर एक बहुत ही बड़ा सदमा था। लोगों के इस तरह के बर्ताव ने क्रिस्टोफर को अपने आप एक साइको को क्रिएट कर दिया था जो कि उनके आसपास ही जिंदा रहता है। लेकिन अब सोफी को मारने के बाद पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और फर्स्ट टाइम क्रिस्टोफर लोगों की नज़र में एक डर देखता है जो कि उसने खुद के नाम से क्रिएट करवाया था। और इसी के साथ क्रिस्टोफर को एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है जिससे कि वो हमेशा खुश रहेगा। वो लोगों की नज़र में देखता है कि जिन लोगों की नज़र में वो कम है वो आज ऊंचा बढ़ गया। लोग उससे डरने लगे थे। लेकिन लास्ट में राज मनिक्कम इतना ही बताते हैं कि जब उन दोनों को अरेस्ट करवाया गया उसके बाद एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन खैर अभी भी वो मैरी बनकर वहाँ पर लड़कियों को मार रही है। वो अपना काम अभी भी कर रही है। राज मनिक्कम को ये बात पता थी, उस वजह से वो अरुण को बताते हैं कि वो जितनी भी उन्हें हेल्प कर सकता है वो उन्हें ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन जब अरुण घर पर पहुंच जाता है तभी उसे राज मनिक्कम का कॉल आता है, क्योंकि राज मनिक्कम ने अरुण के जाने के बाद फिर से एक बार मैरी की फ़ाइल निकाली और इस बार मैरी की पूरी फाइल में उसे एक फ़ोटोग्राफ मिली जो कि असल में साइको कौन है ये साबित कर सकता था। बहुत बड़ा क्लू था उसके पास जिसे दिखाने के लिए अरुण को वो अपने घर पर बुलाना चाहता था। अरुण तुरंत मान जाता है, क्योंकि अरुण अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि सच में ये साइको ये मैरी है या फिर नहीं। बात पता चलने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर इन राज मनिक्कम के घर पर ये मैरी पहुंच जाती है और उसकी सच्चाई किसी और को पता ना चल सके, इसीलिए राज मनिक्कम को वो वहीं पर मार देती है। और जब तक अरुण वहां पर पहुंच जाता उसके पहले ही मैरी अपना काम कर वहां से निकल चुकी थी। उस वजह से अब अरुण को पता नहीं चल रहा था कि वो किस पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उनके टेबल पर बहुत सारी पिक्चर उसे नजर आती है। वो जल्द से जल्द उनका एक पिक्चर निकाल लेता है, क्योंकि अभी अभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते और तब उसके पास उन पिक्चर्स को देखने के लिए वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि वो एसीपी लक्ष्मी के हाथों उसकी जॉब से निकाला गया था। लेकिन अरुण एक बात नोटिस करता है कि उस मैरी के हाथों में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां हैं, क्योंकि राज मनिक्कम को मारते वक्त उसके हाथों के निशान नीचे गिर चुके थे। अब अरुण को उन सभी पिक्चर्स को देखना था जो कि अब पुलिस के पास है, और इस बार उसी पिक्चर्स को देखने के लिए वो एसीपी लक्ष्मी के पास चला जाता है और एसीपी लक्ष्मी को जाकर समझाता है कि उन पिक्चर पर से हम पता लगवा सकते हैं कि वो साइको असल में है कौन। लेकिन इस मैरी को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये मैरी कौन है और ये क्रिस्टोफर कौन है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अरुण ने इन्वेस्टिगेशन किया था। इसके बारे में और किसी को नहीं पता था और ये लक्ष्मी तो पहले से ही एरोगेंट थी और उसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि ये जो कुछ भी अरुण को पता है वो किसी और को पता चले। अरुण इस लक्ष्मी के इस ओवर एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब वो इतनी ही रिक्वेस्ट करता है कि वो उन फोटोग्राफ्स को उसे दिखाने दे, लेकिन वो नहीं मानती और उसे एक दूसरे पुलिस वाले के हाथों उसे हथकड़ी लगवाकर बाहर बिठाया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो एक पशुपति नाम का ऑनेस्ट कांस्टेबल था वो इस बार अरुण की हेल्प करता है। वो उसे उस हथकड़ियों को निकाल कर उस पिक्चर्स को ला कर देता है ताकि वो उन पिक्चर में से उस साइको को पकड़ सके।
क्योंकि ये पशुपति भी चाहता था कि वो साइको पकड़ा जाए। और तभी अरुण अपने मोबाइल में ली हुई पिक्चर्स को देखकर उन सभी पिक्चर्स को एक एक कर निकाल कर देख लेता है और तभी उसे इस बार उस पिक्चर में एक डिफरेंट क्लू नजर आता है जो कि उन उंगलियों का था। इसका मतलब मैरी के हाथों में 5 उंगलियां थी और क्रिस्टोफर के हाथों में कुल 6 उंगलियां थी, यानी कि ये मैरी बनकर ये क्रिस्टोफर ही लड़कियों की जान ले रहा है। अब जबकि राजमणिकम की मौत हो चुकी थी, उस वजह से मैरी को तो सभी लोग पकड़ रहे थे, लेकिन लोगों को तो ये नहीं पता था कि वो खुद एक क्रिस्टोफर है जो कि अपनी ही मदर की कॉपी कर लड़कियों की जान ले रहा है। पुलिस वाले तो एक औरत को ढूंढ रहे थे, लेकिन असल में क्रिस्टोफर एक लड़का बनकर वहां से निकलने की सोच रहा था और इस बार वो अपना टारगेट कायल को रखता है और कायल बीजी की बहन की लड़की थी। और इस बार हम देखते हैं कि बीजी के घर पर ये क्रिस्टोफर पहुंच जाता है और तभी वो अरुण को कॉल कर बता देती है कि उसके घर में एक बूढ़ा आदमी आया है जो कि कायल को ले गया। उस वजह से अब अरुण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यही क्रिस्टोफर उसकी कायल को भी ले गया। अरुण उसी फोटोग्राफ्स को लक्ष्मी के पास ले जाता है जिसमें उसकी 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां दिखाता है और ये 6 उंगलियां उस दिन राजमणिकम के डेड बॉडी के पास भी थी और उसी वजह से ये डायरेक्टली कंफर्म था कि ये साइको ये क्रिस्टोफर ही है। लेकिन एसीपी लक्ष्मी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बार बार यही बात दोहराई जा रही थी कि अरुण, मैंने तुम्हें इससे पहले ही सस्पेंड कर दिया है और उस वजह से तुम्हें इस मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये केस अब तुम्हारा नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी पर नहीं हो। इसके बजाय एसीपी लक्ष्मी उसे वहां से जाने भी नहीं दे रही थी, लेकिन अब अरुण को कायल को बचाना था। उस वजह से उसे यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन ये एसीपी है कि उसकी बातें मानती ही नहीं। वो उसे वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे रही थी। उसी वजह से पशुपति वहाँ पर आकर एसीपी लक्ष्मी को हथकड़ी लगवा कर बताता है कि मुझे जेल जाना होगा तो मैं जा लूँगा, लेकिन आप जाकर आपके बच्चे को बचाओ। उस वजह से वो अरुण को रिहा कर बहुत ही बड़ा काम करता है। अरुण वहाँ से तुरंत निकल जाता है और अपने एक दूसरे पुलिस फ्रेंड को कॉल कर बताता है, एक औरत, तुम मेरी नाम की एक औरत को नहीं बल्कि क्रिस्टोफर को ढूंढो जो कि मैरी बनकर एक साइको किलर बना हुआ है। और कोइंसिडियसली उसी पुलिस वाले के सामने इस क्रिस्टोफर की गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी अभी भी पंचर हो चुकी थी। अरुण ये भी बताता है कि उसी के पास कायल नाम की बच्ची है जो कि बीजी की बहन की बेटी है और उसे उसने किडनैप करवाया है। इस बार उसकी गाड़ी वो चेक करता है तो सच में क्रिस्टोफर की कार में कायल मिलती है, लेकिन क्रिस्टोफर तो एक बहुत ही पहुंचा हुआ मैजिशियन था। इस वजह से क्रिस्टोफर को उस पुलिस वाले को चकमा देकर वहां से निकल जाने में कुछ भी देर नहीं लगी और वो तुरंत वहां से निकल गया और क्रिस्टोफर अपनी जान बचाकर वहां से निकल चुका था। और क्रिस्टोफर बड़ी ही खामिये से उसकी जान ले लेता है। जब वो उसे शूट कर रहा था तब कायल भी वहाँ पर थी और कायल जब इस नज़ारे को देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कायल डॉक्टर नंदन के फिजिशियन लेबोरेटरी के पास चली जाती है। वो वहाँ से भाग रही थी, क्रिस्टोफर से अपनी जान बचा रही थी क्योंकि उसने उस आदमी को मारा जो कि एक पुलिस वाला था। मरते वक्त वो पुलिस वाला अरुण को बताता है कि कायल डॉक्टर नंदन की फिजिशियन लेबोरेटरी के पास गई है, उस वजह से तुम डायरेक्टली उस फिजिशियन लेबोरेटरी में जाकर अपनी कायल को बचा लेना। और तभी अरुण डॉक्टर नंदन को कॉल कर बताते हैं कि तुम कायल को वहाँ पर सेफ रखना। और तभी कायल को नंदन ले जाते हैं, लेकिन कायल को बचाते वक्त डॉक्टर नंदन उसके लिए मुकम्मल हो जाते हैं। क्रिस्टोफर उसे बड़ी बेरहमी के साथ मार देता है। अब वो कायल को मारने ही वाला था, लेकिन सही वक्त पर अरुण वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे रोकता है और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी फाइट हो जाती है। अरुण के लिए उसे मारना इतना भी इजी नहीं था। क्रिस्टोफर बड़ा ही चालाक था और वो उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था क्योंकि वो उसकी मैजिक की वजह से बहुत फास्ट हो चुका था। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि अरुण को उसे कैचअप करना इतना इजी नहीं जा रहा था। और तभी वो क्रिस्टोफर कायल के पास पहुंच जाता है और कायल को अब वो मार ही डालने वाला था कि तभी, और ये कायल बड़ी ही समझदारी के साथ नीचे जो एक हथियार पड़ा था उसे अरुण के पास भेजकर नीचे झुक जाती है, जिस वजह से इस क्रिस्टोफर का निशाना चूक जाता है और साथ ही में वो उसी निशाने के साथ अरुण को टारगेट करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर अरुण उसी हथियार को लेकर इस क्रिस्टोफर को मार देता है।
लेकिन क्रिस्टोफर के हाथ में जो चीज़ थी वो फाइनली वो लास्ट में इस अरुण को भी लग जाती है। उस वजह से क्रिस्टोफर तो मर जाता है, लेकिन अरुण भी अब बेहोश था। बेचारी कायल अरुण को उठा रही थी। मूवी के एंडिंग सीन में हम अरुण को देखते हैं जो कि अब ठीक ठाक था। हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ था जिसके सामने बीजी और कायल थी। वहाँ पर उनके सामने एक टीवी भी थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि क्रिस्टोफर नाम का एक साइको मारा गया है, जिन्हें एसीपी लक्ष्मी की टीम ने मार दिया है। सारा क्रेडिट उस डीजीपी और एसीपी को मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी अरुण काफी सेटिस्फाइड था कि उसने उस साइको को मार दिया। तभी अरुण को एक कॉल आता है और इस कॉल में एक प्रोड्यूसर बात करते हैं कि उसे वो स्टोरी बहुत पसंद आई थी जब पिछली बार उसने उसे सुनाई थी, और वो चाहता है कि अभी फिलहाल जो क्रिस्टोफर की बातें लोगों में चल रही है उस वजह से ये फिल्म जो साइको पर डिपेंड है वो बहुत ज़्यादा चलेगी, और इसी वजह से वो उसे मीटिंग के लिए अपने थिएटर में बुलाता है। फाइनली मूवी के एंडिंग में अरुण का डायरेक्टर बनने का सपना पूरा हो गया था, और इसी के साथ राक्षसन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं मूवी के कुछ बेहतरीन सीन की जो बेसिकली मुझे बहुत पसंद आए। इसमें जो लास्ट में अरुण और क्रिस्टोफर की फाइट होती है, इसमें क्रिस्टोफर अपनी मैजिक का पावर यूज़ कर कर कैश के पत्तों को जो अरेंज करवाने की सिस्टम है वो बहुत ही कमाल की दिखाई गई है, और उसको वो इस तरह से अरेंज करवाता है कि वो उस पत्तों से अरुण को टारगेट कर रहा था। जब आप रियल में मूवी देखोगे तो आपको ये सीन सच में बहुत पसंद आएगा। सबसे कमाल की बात तो ये है कि मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बांधे रखती है, बल्कि ना ही तो इसमें कोई लव स्टोरी है। इस मूवी में हमने देखा कि अरुण का सपना था कि वो डायरेक्टर बने, और उसके लिए वो रिसर्च करता था साइको पर, क्योंकि वो साइको पर डिपेंड एक फिल्म बनाना चाहता था। क्योंकि दुनिया में जितने भी मर्डर हैं उनमें से 27% लोग साइको हैं, और ये बात बिल्कुल भी रियल है, और शायद ही उसी की बेस पर ये मूवी होगी, क्योंकि सच में किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से, जिस वजह से कि वो साइको बनने पर मजबूर हो जाए, तो जी हाँ ऐसा ज़रूर होगा। उस वजह से इस मूवी से एक सीख मिलती है कि हमें प्रोजेरिया हो या फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे क्रिस्टोफर की तरह परेशान नहीं करना चाहिए, उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, ताकि वो कल जाकर साइको बनने पर मजबूर ना हो। हम पर ही बातें डिपेंड करती हैं कि हमें आसपास की बातों को कैसे हैंडल करना है। उस वजह से हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव एक बड़ी अच्छी बात होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिस वजह से आपको हॉरर मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।